गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार विकास को लेकर के। तो बिहार विकास की जो प्रगति या उसके उदाहरण या उसकी तुलना, इन सारी चीज़ें, इन सारी टॉपिक को कहा जाए तो हम आज कवर करेंगे। क्योंकि देखा जा रहा है कि विकास जो कि भारत का जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य बिहार था, उसका विकास कहा जाए तो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। यह कहा जाए तो ये आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विकसित हो सकता है। तो इस पर हम आज बात करेंगे। और साथ ही साथ जो PWUD है, उसमें 11 गोल जो चक्कर पुनर्निर्माण योजना ये शुरू की जा रही है दिल्ली में। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ भारत की जो रेलवे परिवहन पहल है इसको, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संस्था जो कि भारतीय रेलवे परिवहन है, तो इन मतलब टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। तो हम चलो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की प्रगति को लेकर के। इसमें क्या बताया गया है कि बिहार का जो मतलब ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है। वो कहा जाए तो धीरे धीरे जो मतलब भारत का औसत है उस मतलब ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इसमें यही बात कही गई है। तो इससे हम आगे है टॉपिक पे समझते हैं। आसान हो गया टॉपिक में, मतलब टॉपिक वाइज समझना। तो हम सबसे पहले न्यूज़ को कवर करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम न्यूज़ को कवर करते हैं। तो ये खबर जो कि भारत की जो इकोनॉमिक्स है वो तेज़ी से विकसित हो रही है, इस पर कहा जाए तो ये न्यूज़ आई है। और कहा जाए तो इस पर ये आधारित न्यूज़ है। सवाल ये भी है कि जो भारत है, या ये देखा जाए कि जो भारत का राज्य है, जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार, वह अन्य राज्यों की तुलना में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इनकी तरफ विकसित हो रहा। क्योंकि हम अब देखें तो भारत में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा और गुजरात, ये तमिलनाडु, ये राज्य बहुत ही ज़्यादा डेवलप है और इनके जो ग्रोथ है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसी तरह बिहार कहा जाए तो ये भी इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि कोई एक भी चीज़ है वो जल्दी अचानक से कहा जाए तो नहीं बढ़ती है, परंतु धीरे धीरे ये भी कोशिश कर रहा है, वो भी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु की तरह आगे बढ़ने के। हाल ही में ये भी देखा जा रहा है कि जो बिहार की जो आर्थिक वृद्धि है वो भी अन्य देशों की तुलना अन्य राज्यों की तुलना में बढ़ रही है। और ये देश में कहा जाए तो जो वृद्धि दर है या आर्थिक वृद्धि है ये तेज हो रही है। लेकिन जो मतलब बिहार है राज्य, इसमें रोजगार या आय संबंधी या औद्योगिक विकास, इनके मामले में अभी भी थोड़ा बहुत नहीं, या कहा जाए काफ़ी इसकी दूरी तय मतलब करनी पड़ सकती है। क्योंकि आप है अगर देखो तो अगर हम सबसे पहले बात करें भारत की, अपने पूरे देश की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो भारत है 1947 में जो कि आज़ाद हुआ था। और जब है ब्रिटिशियर्स ने कहा जाए तो इन पर भारत पर कब्जा किए हुए थे, अपना शासन चला रहे थे, तो भारत ना एक गड्ढे तक को अंदर 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 तक चला गया था। परंतु आज तक कहा जाए तो 2025 देखे तो इस गड्ढे को सिर्फ भरते आए हैं। और अब कहा जाए तो ये हम बराबर हुए, तो अब हमारी इकोनॉमी जो कि बढ़ेगी। तो उसी तरह हम देखें तो बिहार भी है। बिहार राज्य देखा जाए तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लूटा गया है, बहुत ज़्यादा ये प्रताड़ित किया गया है। तो अभी ये एकदम गड्ढे में, पर ये धीरे 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 बढ़ रहा है। और एक टाइम आएगा ये एकदम समतल हो जाएगा और फिर इसकी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, वो भी महाराष्ट्र, गुजरात और ये मतलब तमिलनाडु जो राज्यों के जैसे। तो हम बिहार की जो आर्थिक वृद्धि की देखें तो जो कि बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद जो कि GSDP है, वो 2024 और 25 की जो कि रिपोर्ट के अनुसार 8.64 जो कि बढ़ चुका है। और भारत की औसत से ये ज़्यादा है। भारत की औसत है इसके सामने कम है, जितना ये बढ़ चुका है। वहीं पिछले 10 वर्षों में ये देखा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है 3.5 गुना बढ़ी है, वो भी बिहार की। जैसे 2011 और 12 में देखें तो जो GSDP है तो ये 2,47,000 लाख करोड़ जो कि मतलब था। फिर उसके बाद में 2023 और 2024 में क्या हुआ कि ये 8.54 लाख करोड़ जो कि पहुंच गया। इससे पता चलता है कि बिहार जो कि तेज़ी से प्रगति कर रहा है। क्योंकि आप ये देखो कि 2011 तक कुल वही
2 लाख मतलब 47,000 करोड़ जो कि बढ़ा था। वहीं पर 2023 और 24 तक कुल ये 8.54 लाख करोड़ मतलब 8,54,000 लाख करोड़ तक कुल ये बढ़ चुका है। तो इतना ज़्यादा इसकी वृद्धि हो गई। तो जैसे कि अगर पहले क्या था 2011 में इतना ज़्यादा ग्रोथ और इसका अचानक से इतना ज़्यादा ग्रोथ, तो ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है बिहार। इंडस्ट्री के क्षेत्र में देखें तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर ज़्यादातर निर्भर है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर हैं। तो कृषि पर जो ज़्यादातर देखा जाए तो बिहार निर्भर है। लेकिन जो औद्योगिक और जो सेवा क्षेत्र है, इनका योगदान भी कहा जाए तो तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब जो इंडस्ट्री है, जो द्वितीय उद्योग है, और सेवा क्षेत्र जो तृतीय उद्योग है, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो ये भी मतलब बढ़ रहा है। और जो मैन्युफैक्चरिंग या परिवहन जैसे क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि परिवहन वाला जो कि सेवा क्षेत्र में आएगा वही मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के क्षेत्र में आएगा। ये दोनों कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। उद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि जो कि 11% तक हो चुकी है इस मतलब बिहार में। वही रोजगार के नए अवसर भी मिले। अगर आप देखो कि कहीं भी देश में, किसी भी देश या राज्य में देखो इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पर जो कि रोजगार भी प्राप्त होते हैं। मान लो आप किसी स्टेट में रहते हो और वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो वहाँ के लोगों को और मतलब है कहा जाए तो रोजगार प्राप्त होगा। और ये भी देखा जाएगा जो इकोनॉमिक्स है ये भी बहुत अधिक बढ़ेगी। तो वैसे ही बिहार में भी बढ़ रही है इकोनॉमिक्स। अब कृषि के क्षेत्र में इनकी स्थिति क्या है, तो हम देखते हैं कि सबसे बहुत बड़ा भाग जो कि बिहार का कृषि पर निर्भर है। वहीं पर हम देखें तो इनका जो कि योगदान कृषि में, या हम कहें भारत की अर्थव्यवस्था में देखा जाए कृषि का, तो ये बहुत ही मतलब अभी कम है। क्योंकि यहाँ पर कहा जाए तो बाढ़ बहुत अधिक आती है, जैसे पटना वाले एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। तो वो लोग एक टाइम का कहा जाता है तो एक फसल को समाप्त ही कर हो जाती है उनकी, तो ये कृषि में ज़्यादा योगदान नहीं कर पाते हैं। तो खेती जो निर्भरता है ये घटना तो राज्य की इकोनॉमिक्स से एक अधिक विविध हो रही है। अगर हम देखें तो खेती पर जो निर्भरता है ये घट रही है। आपने सुना होगा कि किसी भी देश में जो प्राथमिक उद्योग है वो इतना रहे, द्वितीय उद्योग इतना रहे, और वहीं पर हम बात करें तृतीय उद्योग इतना रहे, तो उस देश की इकोनॉमिक्स टॉप पर ही होगी। और जिस देश में कहा जाए तो प्रथम क्षेत्र इतना रहे, द्वितीय क्षेत्र इतना रहे, और वहीं तृतीय क्षेत्र इतना रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस देश में। तो वहीं पर क्या हो रहा, बिहार में जो पहला कृषि वाला या हम कहें तो प्रथम जो क्षेत्र है वो घटता जा रहा है, और जहाँ जो कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो कि बढ़ता जा रहा है। तो इससे बिहार का डेवलप हो रहा है। और जो सरकार सिंचाई, बीज, किसानों की आय बढ़ाने पर भी काम कर रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो किसान लोग हैं उन्हें सिंचाई में या बीज खरीदने में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करते हैं कि साहूकार जो भी बड़े लीडर्स होते हैं, जो गांव में चौधरी जिन्हें बोलते हैं, तो उनसे आय वाली चीज़ें लिया करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ब्याज पर दिया करते थे। तो अब सरकार ही कर रही है कि सिंचाई और बीज या किसान की जो आय है वही बढ़ा करके किसानों की मदद की जाए, जिससे कृषि की स्थिति और भी अच्छी हो जाए बिहार में। अब हम पूरे देश की देखते हैं तो हमारे देश की पूरी औसत अगर निकाली जाए तो 1,70,000 तो कुल हम देखते हैं कि हमारे देश की पर मतलब ईयर्स जो कि एक व्यक्ति की आय होती है। वहीं पर बिहार की अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, तो वहाँ पर 76,000 जो कि मतलब एक साल में एक व्यक्ति की आय होती है। यानी ये है कि भारत का विकास हो रहा है, लेकिन लोगों की आमदनी अभी भी बाकी राज्यों से कम है। मतलब विकास तो हो रहा है अधिक, परंतु जो आय होती है वो अभी राज्यों के हिसाब से, जैसे हम हरियाणा की ले लें, 1,20,000 शायद वहाँ की है, वो कि मतलब मुझे थोड़ा पुराना डेटा याद है, तो उसमें क्या है 1,20,000 तक थी। वही केरल में 1,00,000 के प्लस थी, तो अब तो थोड़ा ज़्यादा हो गई होगी। तो हम देखें तो बिहार में अभी भी अन्य राज्यों से
औसत आय बहुत ही कम है। बुनियादी ढांचा देखा जाए तो जो बिहार में है, सड़क, बिजली, पुल और जो औद्योगिक क्षेत्र है, इनका विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। सरकार क्या कर रही है बिहार की, जो सड़क बनवाने पर, क्योंकि आपने आए दिन न्यूज़ में देखा होगा या ऐसे ही नॉर्मल वीडियो में देखा होगा कि सड़क बनती है, उसके अगले दिन ही बिहार के लोग क्या करते हैं कि सड़क को खोद करके लेके चले जाते हैं। तो अब सरकार क्या कर रही है कि लोगों के अंदर जागरूकता ला रही है, फिर भी मतलब गाँव में ऐसा होता है। तो जो सरकार है वो और भी ज़्यादा मतलब कार्य कर रही है इस चीज़ पर। तो सड़क, जो बिजली और पुल आए दिन जो कि गिरते रहते थे बिहार में। बिहार के हर जगह पर मतलब जहाँ पर ज़्यादा ही करप्ट लोग रहते हैं, करप्ट तो हर जगह पर रहते, परंतु जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोग रहते तो वहाँ पर पुल गिरते। औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें ये क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे वृद्धि कर रहे हैं, इन चीज़ों को सही कर रहे हैं। और जैसे नए उद्योग, जैसे पार्क, मेगा या रोड प्रोजेक्ट या बिजली संयंत्र बनाए जा रहे हैं। ये नए नए उद्योग है, इसमें क्या होगा, लोग हैं जुड़ेंगे, उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और जो गंगा पथ परियोजना चलाई जा रही है, पटना में मेट्रो ट्रेन, आपने अभी हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि मेट्रो ट्रेन शुरू हुई है। और पटना के जो लोग हैं, या हम जो देखें जो गांव के लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमें मेट्रो नहीं चाहिए। तो ये ऐसे मतलब कॉमेडी के तौर पर न्यूज़ बनी है, तो टाइम हुआ तो देखना। तो इसमें क्या है कि जो पटना में मेट्रो बनी है, वहाँ पर जो मेट्रो शुरू ही हुई है, उसके अगले दिन ही कहा जाए तो वहाँ पर एकदम मेट्रो को पान मसाला से थूक करके एकदम बेकार कर दिया है। तो ये सारी परियोजना बनाती तो है सरकार, पर वहाँ के जो सिविल सर्विस कहा जाए तो भारत का सिविल सर्विस बहुत ज़्यादा ही मतलब वीक है, या ये कहे तो लोगों के अंदर है ही नहीं। बिहार में तो बिल्कुल भी जैसे है ही नहीं। तो वहाँ पर जो हाल किया गया है, तो इससे क्या है, सरकार तो कार्य कर रही है, परंतु लोगों को भी तो एक्शन लेना होगा, वो भी जागरूक हो, जिससे इन सारी चीज़ों को अपनाए। और जो एक्सप्रेस जैसे जे मतलब प्रोजेक्ट है, ये भी राज्य को बदल रहे हैं। और हम देखते हैं कि बिहार और यूपी, बिहार यूपी के लोग हैं ज़्यादातर, आपको मुंबई, राजस्थान नहीं, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब, इन जहाँ पर ज़्यादा कंपनीज होती हैं, देखा जाए तो जहाँ पर उद्योग ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये लोग जाया करते, पलायन करते हैं। और पलायन भी यही इस वजह से करते हैं क्योंकि बेरोजगारी होती है, क्योंकि यूपी और बिहार में कहा जाए तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है ही नहीं, तो लोग पलायन करते। तो बिहार की सबसे बड़ी अगर हम चुनौती देखें तो यही बेरोजगारी और पलायन है, क्योंकि लोगों के पास में रोजगार नहीं, तो वो लोग पलायन करते हैं। लाखों लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, महाराष्ट्र, कहीं तमिलनाडु, इन सारे एरियाज़ में जाया करते और रहा करते वहीं पर। और उद्योग बढ़ने से क्या होगा, अब जो कि 11% तक कुल बढ़ा है उद्योग, तो क्या होगा, अब स्थानीय रोजगार मिलेगा और लोग अपने ही मतलब राज्य में रहेंगे। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई दिल्ली जाता है तो वहाँ पर कितना 10,000 कमाता है या 12,000 मान लो कमाता है, और अगर वो जहाँ पर रह रहा है वहीं पर उसे 10,000 मिलेंगे, तो इंसान नहीं जाएगा कहीं भी बाहर, क्योंकि बाहर जाने में ज़्यादा ही खर्चा लगता है। तो लोग अपनी ही जगह पर, या कहा जाए अपने ही राज्य में रह करके कार्य करेंगे, और उन्हें रोजगार भी प्राप्त होगा, और उन्हें पलायन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पलायन, क्योंकि ये देश की भी समस्या है, क्योंकि बहुत लोग हैं देश को भी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये पलायन तो बिल्कुल भी नहीं सही होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम देखें तो बिहार के जो शिक्षा और जो बिहार में जो संसाधन प्राप्त हुए हैं, इनको देखें तो युवा आबादी जो कि बिहार की 60% तक कुल है। और वो भी जनसंख्या के तौर पे देखें तो 35 वर्ष से जो कम आयु के लोग हैं, 35 वर्ष से कम की आयु के जो कि लोग हैं, वही इन 60% में कहा जाए तो आते हैं। सरकार क्या कर रही है कि लोगों के अंदर कौशल विकास, जो स्किल है वो डेवलप कर रही है, और जो आईटी जो क्षेत्र है उनमें निवेश कर रही है, जिससे लोगों को, जो हमारे युवा है, उन्हें मतलब रोजगार प्राप्त हो और शिक्षा अच्छे से प्राप्त हो। और डेमोग्राफी जो डिविएट जैसे युवा शक्ति है, उसे सही से उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश में अगर देखा जाए तो मानव ही सबसे बड़ा संसाधन होता है, और अगर उस पर निवेश किया जाएगा तो वो देश ना टॉप पर ही होगा। तो क्या है कि बिहार अब ये क्या कर रहा है कि ये मतलब जो युवा है उन पर निवेश कर रहा है, उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और उनकी स्किल जो कि डेवलप करा रहा है, जिससे कि देश में मतलब जो बिहार है उसकी इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगी,
और ग्रोथ भी करेगा बिहार। बिहार ये भी पहल कर रहा है कि देखा जाए तो बिहार जो कि उद्योग नीति 2023 के तहत, मतलब ये रिपोर्ट के अनुसार आया है कि बिहार निवेश को आसान बनाया जा रहा है, कि बिहार में आकर के बिहार ने निवेश को आसान बना दिया। कि आप मान लो कोई बाहर की कंपनी है, सपोज दैट अमेरिका की कंपनी है, और यहाँ पर आना चाहती है। अब यहाँ पर जो कि टूटी फूटी रोडें हो गई, ये सारी चीज़ें अगर उनके पास में उनको आसानी नहीं दी जाएगी तो वो भारत में आएंगे नहीं। तो भारत में नहीं आएंगे तो यहाँ पर उद्योग नहीं लगेंगे। वैसे उद्योग तो भारत ही चाहे तो लगा दे, परंतु अन्य जो कंपनियाँ आती हैं उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट होता है। तो अगर हम है अच्छी चीज़ें नहीं उन्हें प्राप्त नहीं कराएंगे, या कहा जाए तो जो यातायात की सुविधा, ये जो भी सुविधाएं हैं उन्हें सुगम नहीं बनाएंगे, तो वो आकर के इस देश में फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे। तो बिहार जो कि कहा जाए वहाँ पर पुल टूटता रहता था, कहीं सड़क बेकार होती थी, कहाँ पर करप्शन हो रहा, कहीं कोई आकर के कोई को गोली से मारे दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कम कर रहा है, और निवेश करने के कहा जाए तो लोगों को आकर्षित मान लो, मतलब बिहार ऐसे ज़्यादा है परिवर्तित हो रहा है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं कि हाँ आकर के बिहार में निवेश करें, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोज़गार प्राप्त हो और वहाँ की जो गरीबी है ये भी कम हो सके। जो स्टार्टअप ऑफ नीति भी बनाई जा रही है कि लोग अपना है कार्य स्वयं करना स्टार्ट कर दे, मतलब कोई बिजनेस करना चाहता हो तो ये सारी नीतियाँ, महिला उद्यमिता योजना और जो कृषि सुधार लागू ये भी किए जा रहे हैं। कर वसूली और जो वित्तीय अनुशासन में भी सुधार लाया जा रहा है। वित्तीय अनुशासन और जो कर वसूली है, टैक्स जिसे बोला जाता है, इन सब चीज़ों में सुधार लाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ही करप्शन होता था। अब हम देखें तो इस तरह अगर हम जो देखें तो बिहार है कुछ आने वाले वर्षों में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। वही CII की जो एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि 2030 तक कुल जो बिहार है उसकी इकोनॉमिक्स जो कि 219 बिलियन जो कि डॉलर तक पहुंच जाएगी। वहीं 2047 में देखा जाए तो वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। अगर यही रफ्तार रही तो बिहार जो कि 20 वर्षों में कहा जाए तो भारत का सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमिक्स वाला राज्य बन जाएगा। कुछ चुनौतियां भी, क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर कोई भी कार्य करते हो तो उसमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो चुनौतियों में अगर हम देखें तो क्षेत्र क्या होंगे, तो ये आर्थिक आधार होगा। इसमें क्या होगा कि अभी भी कम आधार से वृद्धि हो रही है, मतलब धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, इसलिए अंतर जो कि बाकी राज्यों में बना हुआ है। तो अगर एक राज्य यहाँ पर टॉप पर पहुँचा और दूसरा राज्य बस धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो अभी इनके दोनों के बीच में कहा जाए तो अंतर देखने को मिल सकता है। तो ये अभी अंतर इतना रहेगा। वही रोजगार को लेकर के बात करें तो उद्योग और सेवा जो कि क्षेत्र की में नौकरी की अभी भी कमी है, क्योंकि ये अभी भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, परंतु अभी भी नौकरी की कमी है, क्योंकि 60% जो कि रोजगार युवा रह रहा, उसमें से शायद काश 10 या 15% को ही रोजगार प्राप्त हो अच्छे से। तो उन्हें रोजगार देना जो देखा जाए 55 से या देखा जाए तो 40% होंगे तो भी रोजगार देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो गुणवत्ता और तकनीकी या शिक्षा की ज़रूरत। हमने देखा होगा सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि गुटखा खा करके कहीं ना कहीं थूका करते, कहीं ये किया करते, कहीं वो किया करते, पढ़ने नहीं जाते हैं। मेन टॉपिक ये है। तो ये भी देखा जाएगा कि बच्चों को बुलाया जाए और उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाए, तभी उन्हें समझ में आएगी कि हम अपने राज्य का विकास कैसे कर सकते हैं। वहीं गरीबी और पलायन की बात करें तो बहुत अधिक गरीबी रेखा में है आज भी बिहार। इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है परंतु आज भी देखा जाए तो बिहार बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीबी रेखा में। वहाँ पर लोगों की कहा जाए तो एक साल की 30,000 तक, कुछ लोगों की 30,000 से कम ही इनकम होगी एक साल की, ऐसा मान सकते हो। तो मान लो कोई भी देश अगर बहुत ज़्यादा गरीबी में, तो अचानक से परिवर्तित नहीं होगा परंतु धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु अगर ऐसे ही डटे रहें बिहार के लोग और बिहार की जो सरकार है, मेन तो सरकार ही है, और जो लोग हैं वो भी, तो बिहार सच में डेवलप हो जाएगा। वहीं पर हम इनकी तुलना कर लें
तो सबसे पहले हम देखें तो जो GSDP है, जो सकल घरेलू उत्पाद राज्य का, वो भारत का कितना है औसत। भारत में हर राज्य देखा जाए तो पूरे भारत के हर राज्यों को मिला करके जो GDP होता है वो 7% है। वहीं बिहार का देखा जाए तो 8.64 तक बढ़ गया है। मतलब भारत की औसत जो GDP है उससे ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय जो कि अभी इसमें थोड़ा सा भारत नहीं, मतलब जो बिहार राज्य है ये पीछे है, जो क्योंकि भारत में औसत आय निकाली गई है 1,70,000 तक, वहीं बिहार में भी 76,000। वहीं औद्योगिक योगदान जो कि हर राज्य का होना चाहिए 33%, वहीं बिहार 25% है, परंतु डेवलप हो रहा है। वहीं कृषि योगदान में देखा जाए तो 18% और इसमें 26% है। तो यानी कि बिहार अभी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी औसत जो मतलब अभी भी औसत भारत से पीछे है। औसत का देखा जाए तो अभी भी भारत से कुछ चीज़ों में पीछे है। अब इसमें क्या होगा कि जो मतलब गांव है, हमारे जो जनता है, इन पर क्या असर होगा, तो बिजली, गांव में बिजली, सड़कें और सुरक्षा, ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और जो स्वयं सहायता समूह, शिक्षा आदि भी बढ़ेंगे। आपने कभी गांव में देखा होगा कि कुछ महिलाएं जो कि ग्रुप में बना करके समूह किया करती हैं, तो वही एक है। लेकिन शहरी ग्रामीण में अंतर अभी भी मौजूद है, क्योंकि शहर के लोग थोड़ा सा डेवलप होते हैं और गांव के थोड़ा कम होते हैं, और ये सच्चाई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में देखी जा रही है, तो मैंने अभी बताया था, कृषि, सेवा, औद्योगिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। देखा गया था ना कि औद्योगिक क्षेत्र में 11% तक वृद्धि हुई है। तो हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार ये बताया गया है कि औद्योगिक जो क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें 11% की वृद्धि हुई है, जो कि कृषि से अधिक है। अब जिस राज्य में कृषि से अधिक उसकी जो कि इंडस्ट्री है ये बढ़ेगी, तो वो राज्य डेवलप ऐसे ही होगा। 2024 और 25 में बिहार की जो GSDP है उसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो वही अभी 6.5 और 7.2% और 8.64% और 10.1%। इसमें क्या हुई है कि C नंबर है 8.64%। ये देखो। अब आते हैं कि जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय को लेकर के, तो 45,000, 60,000, 76,000, 1,20,000। तो अभी जो कि भारत का देखा गया था 1,70,000 के आसपास है, वहीं पर बिहार का 76,000 है। वही भारत की औसत आय 1.7 लाख। फिर आते बिहार की अर्थव्यवस्था, जो कि सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ है, तो कृषि का विस्तार, औद्योगिक और सेवा को मतलब सेवा क्षेत्र का बढ़ना, विदेशी व्यापार में कमी, शिक्षा पर खर्च घटाना। तो इसमें अभी हमने देखा था कि उद्योग और सेवा क्षेत्र जो कि बढ़ता जा रहा है बिहार का। अब हम बात करते हैं न्यूज़ के दूसरी न्यूज़ को लेकर के, या हम कहें न्यूज़ के दूसरे पहलू को लेकर के। तो एक और न्यूज़ आई है, ये PWD। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो 41 जो कि के राउंड अबाउट, जो कि इससे मतलब परिवर्तन किया जाएगा। इसमें न्यूज़ ये निकली कि जो दिल्ली है, जहाँ पर बहुत अधिक पॉल्यूशन है, उस चीज़ को कहा जाए तो साफ़ किया जाएगा और वहाँ पर बहुत चीज़ें विकसित की जाएंगी, जैसे मूर्तियाँ हैं और भी जो पुराने स्थल हैं इनको अच्छा बनाया जाएगा, लाइटिंग की जाएगी, जिससे पर्यटन जो कि स्थल ये भी बने दिल्ली, और जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत अधिक है उसे कम किया जाएगा। तो इस पर जो कि PWD ये एक योजना बना रही है, या योजना ला रही है कि दिल्ली को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। अब आगे हम इस न्यूज़ को कवर करते हैं। ये एक दिल्ली सरकार के द्वारा, जो कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा, PWD के द्वारा है, जो राजधानी की सड़कें हैं उन्हें सुंदर बनाने के लिए योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत ये देखा जाए जो 41 प्रमुख गोल चक्रों को थीम आधारित तरीके से नया रूप दिया जाएगा।
आपने किसी बर्थडे पार्टी में गए होंगे या अपने घर में ही किया होगा, तो कहेंगे हाँ हम इसका थीम बनाएंगे, मतलब इसे सजाएंगे, किस तरह से सजाना है। तो वैसे ही जो 41 प्रमुख गोल चक्कर हैं दिल्ली के, तो वहाँ पर जो कि कहा जाए उसे सुंदर बनाया जाएगा, सजाया जाएगा पूरी तरह से अच्छे तरीके से, मतलब सजा वजा के वहाँ पर पर्यटन कहा जाए और जो लोगों को सुविधा, ये सारी चीज़ें पहुँचाई जाएंगी। अब ये गोल चक्रों को सजाया जाएगा और ना केवल उन्हें सजाया जाएगा, उन्हें आकर्षण भी बनाया जाएगा, जिससे दिल्ली की जो संस्कृति है या इतिहास, जो आधुनिक पहचान है, ये भी दिखाई जाएगी। तो हम बात करते हैं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दिल्ली को स्मार्ट बनाना चाहता है, मतलब योजना का मुख्य उद्देश्य है, और दिल्ली को सुंदर शहर बनाना चाहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कचरा और पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही अधिक हैं। तो दिल्ली को सुंदर, स्मार्ट, ये सारी चीज़ें, और हम ये भी देखते हैं कि जो पुरास्थल है, जो पुराने इमारतें हैं, ये भी हमें प्राप्त होती हैं। तो दिल्ली बहुत ही ज़्यादा एक अब के ज़माने में प्रमुख स्थान होता था, प्रमुख स्थान होता था। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि दिल्ली को स्मार्ट बनाया जाए, उसे आकर्षण बनाया जाए, जिससे दिल्ली ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब शहर की ये लोग पहचान करेंगे और संस्कृति को दिखाएंगे, जो भी हमारी देश की संस्कृति है उसे दिखाना है इसका उद्देश्य। और जो कि पर्यावरण जो संरक्षण, हम लोग देखते हैं कि जो शहर वाला एरिया है वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण बहुत ही कम होता, पेड़ पौधों को काटते रहते। तो ये करेंगे, इस मतलब योजना के तहत हरियाली को बढ़ावा देंगे, पेड़ों को लगाएंगे और गार्डन है, ये सारी चीज़ें बढ़ाएंगे। ट्रैफिक जो एरिया है उनमें जो कि बहुत ज़्यादा कहा जाए तो पर्यावरण या दूषित रहता है, या हम देखें तो प्रदूषण रहता है, तो उससे साफ करेंगे और व्यवस्थित करेंगे। लोगों को सकारात्मक अनुभव, क्योंकि दिल्ली में जो व्यक्ति रहता है उसकी 12 वर्ष आयु घट जाती है। तो क्या करेंगे कि जो लोगों के अंदर ये नकारात्मक भावना बनी हुई है, इसे सकारात्मक तौर पर लाएंगे और गर्व का एहसास कराएंगे कि हाँ हम दिल्ली शहर में रहते। तो ये इन परियोजना के मुख्य उद्देश्य है। फिर हम बात करें तो जो कि थीम क्या है, किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं तो उसकी थीम बनाते हैं। तो थीम आधारित सौंदर्यीकरण का क्या मतलब, तो हर जो गोल चक्कर को अलग अलग विषयों के अनुसार सजाना। जैसे मान लो कहीं पर ट्रैफिक है तो वहाँ पर कुछ अलग तरीक़ों से सजाया जाएगा, कहीं पर एकदम इमारत बनी है और या कहे जो स्मारक बनी है तो वहाँ पर अलग तरीके से सजाया जाएगा। तो इसमें थीम होता है, अलग अलग विषयों पर अलग अलग अनुसार से सजाया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें इनको देख रहे थे, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें इतिहास थीम, जो कि पुराने जो दिल्ली के पुराने स्मारक हैं, जैसे हम लाल किला देख सकते हैं और भी बहुत सारे मकबरे और बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए थे। तो ये पुराने स्मारक और जो विरासतें हमें प्राप्त हुई हैं, जैसे यही दिल्ली का किला, और जैसे विरासत के तौर पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्मारक के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, सांसद हो गया, ये हो गया। वही विरासत के तौर पर जो हमें पुराने जो लोगों से प्राप्त हुई हैं, तो विरासत के तौर पर हम यही लाल किला और भी बहुत सारे मंदिर हैं, ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वही हम प्राकृतिक थीम की बात करें तो हरियाली, जो पेड़ पौधे और जो फव्वारे, इनका प्रतीक माना जा रहा है। तो इन चीज़ों को जहाँ जहाँ पर हरियाली, जहाँ पर वो प्रदूषण अधिक है, तो वहाँ पर पौधे और ये सारी चीज़ों को, फव्वारे और जो चीज़ें की जाएंगी। वहीं आधुनिक कला में हम मूर्ति देखेंगे, लाइटिंग है, ये चीज़ों को बढ़ावा देंगे। और संस्कृत के तौर पर जो दिल्ली की विविधता है, बहुत तरीके के स्मारक पाए जाते हैं, बहुत तरीके के धर्म के लोग पाए जाते हैं और बहुत तरीके के जो उनके त्यौहार होते हैं, ये भी चीज़ें इनमें झलकाई जाएंगी। तो इसका मतलब यही होता है। फिर ये किन किन स्थानों पर कार्य कर सकता है, तो जो 41 जो कि मुख्य गोल चक्रों को चुना गया है इसके तहत, और ये भी कहा गया है कि ये उन जगहों को भी शामिल करेंगे जहाँ पर रोज़ाना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत अधिक ट्रैफिक होता है। कॉन्ट प्लीज या इंडिया गेट, ये सारी ये जगह का नाम मुझे नहीं पता, परंतु वहीं पर कोई जगह होगी। इंडिया गेट सबको पता होगा। आसपास मिंटो और रोड, राजघाट हो गया,
राजघाट नाम सुना है हमने, करोल बाग एक है, और धौला धुआ, RTO आदि। इन सारे स्थानों पर कहा जाए तो ये लोग अपनी योजना का कार्य करेंगे। क्या क्या बदलाव होंगे, तो जो लाइटिंग या सजावट ये भी लगाई जाएगी, ये चीज़ बदलाव किए जाएंगे। दिल्ली में लाइटिंग की जाएगी, सजाया जाएगा और खूबसूरत बनाया जाएगा। फव्वारे और गार्डनिंग की जाएगी, जैसे पार्क वार्क, ये सारी चीज़ों को। और जो पेड़ों पर प्रदूषण जो कि जम जाता है एकदम ज़्यादा, तो वो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा मतलब भोजन को नहीं बना पाते और फिर सूख जाते, तो इससे फव्वारे किया जाता है, तो ये किया जाएगा। मूर्ति और जो डिजाइने पैटर्न है ये बनाए जाएंगे। LED लाइट्स और सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे और जो सड़क के किनारे, आपने कहीं भी शहर में गए होंगे तो सड़क के किनारे कचरा इकट्ठा कर देते हैं, या सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा कचरा होता है, तो उसे साफ सफाई और जो पेंटिंग है वो भी की जाएगी वहाँ पर। अब परियोजनाएं की समय सीमा क्या है, तो ये जो काम है ये जनवरी तक ही पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है, और जो डिज़ाइन या थीम फाइनल करने में कार्य चल रहा है कि हाँ यहाँ पर यह डिज़ाइन होनी चाहिए, जैसे दिल्ली की जहाँ पर ट्रैफिक होती है या इंडिया गेट पर इस टाइप की डिज़ाइनें होनी चाहिए जिससे लोग आकर्षित होंगे। तो ये थीम और ये डिज़ाइनें अभी भी इन पर चर्चा हो रही है। पर्यावरण को देखें तो अगर पेड़ पौधों को लगाया जाएगा तो आसपास के धूल और प्रदूषण ये कम होंगे। जैसे आप किसी गांव में रहते हो तो आपने देखा होगा कि जो आसपास का वातावरण है उनमें कोई प्रदूषण मतलब होता है तो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि आसपास पेड़ पौधे होते हैं वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो वही चीज़ है कि वहाँ पर पेड़ पौधों को लगाया जाएगा जिससे धूल और पर्यावरण ये कम किया जा सके। सोलर लाइट का इस्तेमाल करेंगे और बिजली को भी कम करेंगे। लोगों को खूबसूरत और स्वच्छ वातावरण मिलेगा, क्योंकि दिल्ली का सबसे गंदा वातावरण है और देखा जाए तो विश्व के ये टॉप जो गंदे वातावरणों में एक आता है, टॉप 10 में से तो एक आता है ये। तो और ऐसे देखा जाए तो भारत में भी ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदा नहीं पर प्रदूषण बहुत अधिक है इस राज्य में, तो इस वजह से पर्यावरण पर है प्रभाव पड़ेगा अगर ये चीज़ अपनाई जाएगी। लागत और जिम्मेदारी की जो कि बात की जाए तो PWD जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नाम पर जाने जाते हैं, तो इन लोगों ने मतलब इस जिम्मेदारी को ली है। और लागत के तौर पर देखें तो मंजूरी जो कि दिल्ली सरकार ने दी है और बजट भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही जारी किया गया। और क्या होगा कि जल्दी काम करने के लिए अलग अलग ठेकेदार नियुक्त किए जाएंगे जिससे काम जल्दी हो सके। जनता को क्या फ़ायदा होगा, तो जनता को क्या यही कि ट्रैफिक कम देखने को मिलेंगी और दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा, सुंदरता और स्वच्छ सड़कें प्राप्त होंगी, क्योंकि सड़कों पर झाड़ू लग जाएगा। घूमने और जो तस्वीरें लेना इनमें भी आकर्षण होगा, पर्यटन स्थल बढ़ेगा। ट्रैफिक वाले एरिया में जो कि बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा भी होगी। और दिल्ली में जो छवि वर्ल्ड क्लास सिटी जैसी बनेगी। जो दिल्ली की छवि है ये वर्ल्ड क्लास सिटियों में से एक मानी जाएगी। अब अगर हम योजना को देखें तो ये दिल्ली जो बटरफ्लाई ब्यूटिफिकेशन मिशन के द्वारा मतलब हिस्सा है एक। और ये क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम या पर्यटक है उन्हें आकर्षित करता है। मतलब जैसे ये मान लो एक सिटी है, मान लो यहाँ पर एक सिटी है तो ये एकदम बेरंगी बेरुखी है, वही इन लोगों का ये कार्य होता है। तो वहाँ पर एकदम खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों को बना दिया करते हैं, जिससे क्या होता है कि आने वाले पर्यटक जो कि आकर्षित हो गए और यहाँ पर आएंगे। यह जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये लक्ष्यों के रूप में भी कदम आगे बढ़ेगा। स्मार्ट सिटी के रूप में जो दिल्ली है इसका बुनियादी ढांचा ये भी बेहतर होगा और शहर भी सुंदर बनेंगे या सुंदरता या शहर सुंदरता की ओर बढ़ेंगे। स्थानीय कलाकार जो हमारे आसपास के जो होते हैं कलाकार और जो माली या कर्मियों को रोज़गार भी प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक प्रदूषण है और शायद देखा जाए तो हर दिन की सफाई होगी और जो गार्डन है वहाँ पर माली होंगे तो उन लोगों को भी रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।
और नागरिकों में क्या होगा कि गर्व आएगा कि हाँ मेरी सिटी इतनी अच्छी है। और जिम्मेदारी की भावना कि इससे हम गंदा ना करें। जैसे हम नोएडा का एग्जांपल ले तो नोएडा में हम देखते हैं कि लोग ही साफ सफाई में जुट जाते, तो वैसे ही क्योंकि वो लोग गर्व करते हैं कि हाँ ये सिटी एकदम क्लीन है हमारी और इसे क्लीन ही रखना है। तो ये एक जिम्मेदारी और कहा जाए तो एक गर्व भी बनेगा। समय कम मतलब है कहा जाए तो कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये समय है कम मिला है तो इसमें पूरा काम करना बहुत ज़्यादा ही कठिन है। ट्रैफिक बाधा ना इसे मतलब जो ट्रैफिक बाधा है इसका भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मान लो कि कोई ट्रैफिक है, मान लो ये रोड है और यहाँ पर लाइटिंग लगी, यहाँ पर सब गाड़ी खड़ी हैं, तो अब ये आकर के यहाँ पर काम करने लगे तो ये क्या वापस जाए? तो इनको बाधा पहुँचाए बिना ही ये काम करेंगे। रख रखाव लगातार करना ताकि सुंदरता बनी रहेगी। आपने देखा होगा घर देखा होगा और ये भी देखा होगा कि घर में कोई कहीं भी सामान होता है हम उसे उसकी साफ़ सफाई करते हैं। जब उसकी हम साफ़ सफाई करते हैं तो उसके अगले दिन देखते हैं वहाँ पर फिर धूल आ जाती है, फिर हम अगले दिन साफ़ सफाई करते हैं। तो उसकी रख रखाव उसकी सुंदरता पर भी ध्यान दिया जाएगा कि वो टूटे उटे ना और एकदम सुंदर बनी रहे। और दिल्ली सरकार ने कहा जाए तो एक स्पेशल मॉनिटरिंग जो कि टीम को हायर किया है, जो कि निगरानी रखेगी कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कम गुणवत्ता या कम सीमा में या थीम का पालन की जांच भी करेगी कि आप है रो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, समय जो है बहुत ज़्यादा लगा रहे हो और जो थीम है उसका पालन नहीं कर रहे हो, अपने मन से ही बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को चेक करेगा। अब हम देखें इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो PWD जो कि अभी मैंने बताया था एक क्या है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो इसे PWD का जो कि फुल फॉर्म यही है, उत्तर में भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। फिर देखें अगर हम तो दिल्ली सरकार द्वारा घोषित थीम, एक सेकेंड, हाँ तो हम अगर देखें तो जो कि दिल्ली सरकार द्वारा एक थीम मतलब आधारित किया गया है और इसे राउंड अबाउट रिवैम्प प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भी कहा जा रहा। तो इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नए पुल बनाना, गोल चक्करों को सजाना और सुंदर बनाना, सड़क चौड़ी करना या यातायात पुलिस की भर्ती बढ़ाना। तो हमने पढ़ा होगा कि गोल मेज को सजाना और सुंदर बनाना, यही उत्तर का उत्तर है। अब थीम आधारित जो सौंदर्यकरण है उसका क्या तात्पर्य है? एक जैसी डिजाइन लगाना, हर स्थान को अलग अलग विषय पर सजाना, केवल पौधों लगाना, केवल बिजली के खंभे को बदलना। तो हमने देखा था कि अलग अलग विषय पर अलग अलग, कोई और जगह पर है, कोई और थीम लगेगा, कोई और विषय पर चर्चा की जाएगी इस चीज़ को, और मतलब चर्चा नहीं तो अलग तरीके से सजाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस परियोजना का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रदूषण बढ़ेगा, पर्यटक आकर्षित होंगे, ट्रैफिक समस्या बढ़ेगी, खर्च कम होगा। तो इसमें हम देखें तो पर्यटक जो बी नंबर है, पर्यटक आकर्षित होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं तो पर्यटक आएंगे देखने भी। अब न्यूज़ आती है तीसरी, इसमें CAG। अब ये CAG क्या है? तो इसका कार्य ये है कि ये रेलवे जो भी रेलवे सिस्टम होता है या रेलवे में कहा जाए योजनाएं परियोजनाएं आती हैं, उन चीज़ को चेक करते हैं कि हाँ वो न्यूज़ मतलब जो परियोजना है ये सही चल रही है या नहीं चल रही है, सही से काम कर रही है कि नहीं, कि जनता को इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संस्था के रूप में अगर हम देखें सरकारी संस्था तो रेलवे ही है, और अगर रेलवे में घपलेबाजी हो रही है या कहा जाए तो वहाँ पर करप्शन हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की चीज़ें हैं। और जो भी हम रेलवे में देखें तो 1000 करोड़ के प्लस ही इसकी सुविधा में जाता है, उस पर खर्च होता है। तो इसकी जांच करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता में है लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये एक मतलब है कहा जाए तो एक संगठन है, इसके द्वारा ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो अब ये किस तरह कार्य करता है और क्या इसने चेक किया हो, किन किन सुविधाओं को
रेलवे के द्वारा जनता को दिया जाता है, इन सब टॉपिकों को कवर करेंगे। हाँ, तो हम बात करते हैं CAG, जो कि इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके तहत कहा जाए तो ये होता है कि ये लोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। ये लोग परीक्षक करते हैं, चेक करते हैं कि रेलवे लाइन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, जो योजनाएं परियोजनाएं जो चल रही हैं ये सही से कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों की जांच ये करते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि ये रेलवे के जिन परियोजना में हज़ारों करोड़ों के रुपए खर्च होते हैं, वो क्या है कि वो जो 1000 करोड़ हैं वो सही दिशा में मतलब चल रहे हैं या सही दिशा में लगे हैं कि नहीं लगे हैं, क्या जनता को फ़ायदा है या नहीं है, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। तो CAG क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हमने अभी बताया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि भारत का जो संवैधानिक निकाय है, इसमें संविधान के आर्टिकल जो कि 148 के तहत है दिया गया है संवैधानिक निकाय कि ये इन सारे कार्यों को कर सकते हैं। जैसे इनका काम क्या है कि सरकार द्वारा जो भी रेलवे पर खर्चा किया जाता है, जो भी पैसे खर्चे किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल सही से हुआ है कि नहीं, जनता के ऊपर हुआ है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को चेक करता है। और साथ ही साथ ये जनता के पैसे हैं और जनता के इस्तेमाल में कहा जाए तो जनता के लिए उपयोग हो रहे हैं या खुद के लिए उपयोग हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को ये लोग चेक करते हैं। अब ऑडिट का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आगे पढ़ा था ऑडिट का, तो मतलब इसमें क्या होता है कि एक संस्था कम खर्च और नतीजे जांच करती, मतलब ये है कि संस्था का मतलब कितना खर्च किया है और क्या क्या नतीजे हैं, इन सब चीज़ों को देखता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो पैसे कहाँ और कैसे खर्च हुए, ये भी क्वेश्चन मार्क, इसे अभी आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो ये चीज़ों को ये जानते हैं। और योजना समय पर पूरी हुई है या नहीं हुई है, परिणाम जनता को मिले हैं या नहीं, मतलब पैसे कहाँ से आए और कैसे खर्च हुए हैं, कहाँ और कैसे खर्च हुए हैं, मतलब कहाँ पर लगे हैं और कहाँ पर खर्च किए गए हैं। और योजना समय पर पूरी की गई है, जैसे कोई भी योजना है 1 साल के लिए बनाई गई है और क्या वो योजना समय पर पूरी हुई है या नहीं हुई, इस चीज़ को चेक करना। और परिणाम जनता को मिले हैं कि जो पैसे हैं वो खुद की जेब में रख लिए गए हैं कि जनता पर भी खर्च किए हैं या नहीं किए हैं, और जो भी कार्य किया जाता है उसका परिणाम निकलता है तो वो भी जनता को मिला है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। अब रेलवे में मतलब रेलवे क्यों चर्चा में है, मतलब किस वजह से रेलवे इतनी ज़्यादा चर्चा में है, तो हम देखते हैं कि रेलवे जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी संस्था मानी जाती है और इसका चर्चा में रहना तो जायज़ है कि हाँ, इसका चर्चा में रहना ही चाहिए। और हर साल क्या है कि हज़ारों करोड़ रुपए जो कि इस पर निवेश भी किया जाता है। अगर हम देखें तो 300 करोड़ जो कि प्लस जो कि रेलवे की साफ़ सफाई में जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर सिविल सेंस जो कि बहुत ही लो है और लोग जाते हैं वहीं पर थूकते हैं, वहीं पर सारे कचरे को डाल देते, तो साफ़ सफाई इन सारी चीज़ों पे रेलवे को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगर लोग इतना ना करें तो 300 करोड़ प्लस जो CR है ये खर्च ना हो। अब सरकार ने हाल ही में कहा जाए तो रेलवे में कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं, जैसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब और सबर्बन ट्रेन। मतलब क्या है, जो मल्टी मॉडल जो बनाए गए हैं ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अन्य देशों के साथ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, व्यापार किया जाता है, ये सारी, और लॉजिस्टिक जो हब है, इन सारी चीज़ों को हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो CAG है उसकी रेलवे की योजनाओं की गहराई से जांच करेगा। मतलब ये है कि ये रेलवे के जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी, मान लो अभी हाल ही में कोई योजना बनाई जाए कि जो रेलवे में बैठते हैं लोग, उन्हें
पूरी तरीके से सुविधा दी जाएगी। भोजन ये सारी चीज़ें फ्री की जाएंगी। मान लो ये योजना है, अभी ऐसा कुछ है नहीं तो योजना है, तो क्या वो सच में उस पर अगर मान लो 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ये लोग चेक करेंगे कि हाँ वो जनता को सच में है पैसे, मतलब है पैसों, मतलब है योजना के द्वारा भोजन प्राप्त करा रहे हैं कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों की जांच ये लोग करते हैं। तो योजना की गहराई से जांच करने, जैसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्ट हैं, ये सही चल रहा है कि नहीं। लॉजिस्टिक जो इनिशिएटिव्स है इसकी जांच करना, और सर्बन ट्रेन सिस्टम इसकी जांच करना होता है कि ये हाँ इसमें इतने ज़्यादा रुपए लगे हैं, तो क्या ये योजना सही से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम बात करते हैं जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है ये क्या होता है। अभी हमने आगे ही पढ़ा था किस पर है, ये योजना एक है जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई। तो इसमें क्या है कि जो साधन होते हैं या परिवहन हम माने तो उनको आपस में जोड़ना, जैसे रेलवे है, सड़क है, बंदरगाह है या हवाई मार्ग है, इन्हें आपस में जोड़ता है ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि माल की जो ढुलाई होती है, जो माल ढुवाया जाता है, उसमें यात्रियों के आवाजाही को तेज बनाना होता है। जैसे यात्री जो माल हैं उन्हें ले जा कर के जल्दी लेकर जा सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट जल्दी कर सकते हैं। समय और खर्च दोनों को बचाना मतलब इसमें है। और साथ ही साथ जो गति शक्ति योजना है, जो रेलवे या हम कहें ट्रेन जो है उसकी गति जो शक्ति योजना है, इसका भी एक उदाहरण हम मान सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप सीधे ये समझ सकते हो कि इनमें क्या होता है कि परिवहनों को आपस में जोड़ना होता है, जिससे जो कि यात्रा है उसकी जो आवाजाही ये तेज़ी से मतलब है होए, और जो भी खर्चा लगाया जाता है ये कम हो जाए, और समय भी, और ट्रेन की गति को भी इसमें देखा जाता है कि हाँ कितनी तेज़ से गति करेगी तो हम इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच जा कर के व्यापार कर सकेंगे। अब वही लॉजिस्टिक इनिशिएट ट्विस्ट है। तो इसमें क्या है कि जो माल की ढुलाई बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी। इसमें नए फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए थे और लॉजिस्टिक पार्क बनाए गए थे, और वेयर हाउस ऑफ कंटेनर जो मटेरियल या टर्मिनल्स हैं इनको बनाया गया था इस योजना के तहत, जिससे कहा जाए तो आवागही या जो भी प्रोडक्ट है उन्हें आसानी से भेजा जा सके और उनमें सुधार हो। आप सीएजी जो कि जांच करेगी कि इससे माल जो ढुलाई है उसमें सुधार हुआ है या नहीं। सुधार हुआ होगा तो उसमें और निवेश होगा, नहीं हुआ होगा तो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट लाया जाएगा। जो अर्बन ट्रेन सिस्टम है इसका क्या है, इस योजना के तहत क्या होता है कि जो ट्रेन है महानगरों को लोकल ट्रेन, जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई है, कुछ ट्रेनें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब हाई लेवल की हैं। तो ट्रेन जो कि महानगरों की हैं, जैसे मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, कोलकाता, ये क्या है कि आप मतलब कलकत्ता से आप जम्मू कश्मीर जा सकते हो, ट्रेन जाती है। मुंबई चेन्नई हो गई, कलकत्ता से चेन्नई हो गई, तो ये क्या है कि ये बहुत हाई लेवल की ट्रेन है और ये कहा जाता है ये बहुत बड़े बड़े महानगरों में चलती हैं। तो इन पर है जो भारत सरकार है, ये जो रोज़ाना लाखों लोग यात्रा करते हैं, तो भारत सरकार ने क्या किया है कि इस पर बहुत सारे योजनाएं भी चलाई हैं, इनकी जांच की जाती है। सरकार ने इसके विस्तार और आधुनिकीकरण में काफ़ी निवेश भी किया है। इसका विस्तार हो, आधुनिक हो, जैसे हम वंदे भारत देख सकते हैं, इस पर निवेश किया है। और सीएजी यही जांच करती है कि वास्तव में क्या यात्रियों को लाभ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो इस चीज़ की जांच करती है सीएजी। अब हम देखें तो सीएजी को क्यों ही मतलब जांच करने को पड़ा है, मतलब ये तो सरकार के द्वारा या कहा जाए तो इनका एक कार्य होता है कि इन्हें जांच करनी होती है, तो क्यों कर रहा है, मतलब क्या कारण है मतलब जांच करने का। तो इसमें ये है कि जो रेलवे है इसमें बहुत बड़ा फंड है, मतलब है खर्च होता है, तो इसकी जांच करना भी ज़रूरी है। ऊपर से जनता का पैसा है तो इस पर जांच करना बहुत ज़्यादा
जरूरी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कहा जाए तो फंड इस पर खर्च होता है, और पैसे सही जगह पर लग रहे हैं या सही तरीके से या नहीं लग रहे हैं, इन चीज़ों को देखना। साथ ही साथ जो योजनाएं होती हैं उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही। हम देखें तो जो जनता का जो टैक्स कलेक्ट होता है वो जाता है सरकार उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके रेलवे में इस्तेमाल करती है। तो इसमें क्या है कि जनता को भी पता चलना चाहिए कि उनके जो टैक्स के पैसे हैं वो सही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं, लोगों को भी पता होना चाहिए। तो ये लोग जांच करते तो उनमें पारदर्शिता लाते कि लोग भी जान सके कि सरकार किस तरह की योजनाएं चला रही है और क्या क्या कार्य। साथ ही साथ जवाबदेही भी होती है सरकार इसमें कि हाँ वो इस कार्यों को कर रही है और इतने इतने अच्छे तरीके से कर रही है। अब जांच से क्या लाभ होगा, तो जांच करने से तो बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। जैसे हम देखें सरकार और जनता दोनों को भी पता चलेगा, जैसे रेलवे में कौन सी योजना सफल हुई है। मान लो कोई भी योजना चलाई गई है, क्या वो योजना सफल हुई है, क्या उस योजना के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखा जाएगा। और कुछ सुधार की ज़रूरत हो, मान लो कोई भी योजना चलाई गई है, ट्रेन यात्रियों के लिए भोजन की योजना, तो उसमें क्या भोजन जो प्राप्त हो रहा है क्या सही मात्रा में प्राप्त हो रहा है, या ये देखा जाएगा कि वो जो भोजन प्राप्त हो रहा है उसमें क्या सही मटेरियल यूज़ हुए हैं, क्या उसमें सुधार हुआ है, लोगों को जो भोजन है वो प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। और साथ ही साथ किस क्षेत्र में उन्होंने पैसा व्यर्थ किया है सरकार ने, तो इसको भी देखते हैं। भविष्य में बेहतर नीति योजना भी बन सकती है इसके तहत, क्योंकि आज से इनके ऊपर प्रेशर जब पड़ेगा कि हाँ हम मतलब ट्रेनों में इतना ज़्यादा खर्चा होता है या व्यय होता है, तो इन पर हम क्या करेंगे, अच्छी योजनाएं बनाएंगे। तो अगर आज ही से इनके ऊपर दबाव बनेगा और ये अच्छी योजनाएं बनाएंगे, तो धीरे धीरे ये योजनाएं आगे बन करके या आगे चल करके बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकती हैं देश को। इनके रिपोर्टों को देखा जाए तो ये लोग संसद में अपनी रिपोर्टों को पेश करते हैं, जो CAG के तहत जो भी लोग होते हैं, और सरकार को काम स्पष्टीकरण देने पड़ेगा। मतलब क्या है कि ये रिपोर्ट में अगर बताएं कि हाँ लोगों को भोजन अच्छे से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, कुछ लोग तो उन्हें भोजन के नाम पर कहा जाए तो गलत ही चीज़ें प्राप्त हो रही है, तो ये चीज़ें ये सरकार जो कि जवाब देगी, स्पष्ट करेगी कि हाँ ये कारण है, तो इस वजह से ये हो रहा है। इससे योजनाओं में क्या होगा, प्रगति भी आएगी, कमियां दोनों को सामने आएंगी, जिससे कि लोग भी जानेंगे और जो भी कमियां होंगी उन्हें सुधारा जाएगा। अब अगर हम देखें तो जो मतलब सुधार से क्या होगी, नए नए सुझाव मिलेंगे। मान लो किसी एक लाइन में गलत कार्य हो गया या योजनाएं गलत हो गई, तो उससे क्या होगा, सुधारेंगे और थोड़ा बहुत सुझाव मिलेगा, उन्हें और ज़्यादा सही करेंगे। और जैसे कि जिन पॉलिसियों का कहा जाए तो ट्रेन में या कोई यूज ही नहीं, या कहा जाए तो रेलवे स्टेशन या रेलवे संस्था मान लो उसमें यूज़ ही नहीं होगा, तो उन्हें नहीं किया जाएगा। तो ज़रूरत हो तो नई पॉलिसियाँ भी बनाई जाएंगी जा सकती हैं और उन्हें हटाया भी जा सकता है। यात्रियों की सुविधाओं व सेवाओं को सुधार भी लाया जा सकता है इसमें। कुछ चुनौतियां भी कहा जाए तो CAG को देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये परियोजना जो कि सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, और रेलवे जो कि हर एक विभाग मतलब हर एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारी तो महानगरों वाली ट्रेनें हैं, तो उनसे तो पता चल ही जाएगा, परंतु कुछ हैं जो परियोजना अभी भी अधूरी है, या कहा जाए तो डाटा इकट्ठा करने में कठिनाई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी परियोजना की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसमें डाटा इकट्ठा करना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या चुनौती मान सकते हैं। रिपोर्ट तैयार करने में भी समय लग सकता है, शायद 1-2-3 साल या और ज़्यादा लग जाए। अब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो CAG, ये पद जो कि मतलब अनुच्छेद के किस चीज़ में वर्णित है, तो अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150। तो B जो कि अनुच्छेद 148 है, हमने भी आगे ही पढ़ा था कि अनुच्छेद 148 के तहत ही कहा जाए तो इन्हें सुविधाएं दी जाती है कि आप है इन चीज़ों को जांच करें। CAG रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो
ये संसद में प्रस्तुत की जाती है और वो भी संसद में राष्ट्रपति के तहत प्रस्तुत की जाती है। सीएजी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य जैसे कर नीति बनाना, सरकारी खर्चों की ऑडिट करना, चुनाव कराना, न्यायिक समीक्षा। तो कर नीति ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, सरकार जो भी खर्चे करती है उन्हें बताते हैं, तो इसका ऑडिट करते हैं। अब जो सीएजी किस प्रकार की संस्थाओं की ऑडिट करता है? तो केवल का केंद्रीय सरकार, केवल राज्य सरकार या सभी सरकारी विभाग, उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां या केवल निजी? तो सरकारी विभाग भी हो, उपक्रम या सार्वजनिक जो भी क्षेत्र है या कंपनियां हो, उनका भी देखती है, उनका ऑडिट करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।